नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बेकारी शब्दों में संज्ञा सर्वनाम को पढ़ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में विशेषण और क्रिया को जानेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। विशेषण क्या है तो समझते हैं विशेषण। तो देखते हैं साथियों, देखिए विशेषण माने है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही विशेषण होगा। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है। या सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। तो इन दोनों की जो विशेषता बताएगा वो आपका विशेषण होगा। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, मनोज अच्छा लड़का है। तो मनोज की यहाँ पर अच्छा यहाँ विशेषता बताई गई है। वह सुंदर लड़की है, तो उस लड़की या वह उसकी सुंदर होना क्या है? विशेषता है। तो हम कह सकते हैं विशेषण के कौन कौन से अंग हैं, इसको समझते हैं। एक विशेष होता है, एक विशेषक जिसको हम विशेषण कहते हैं, और अगला होता है प्रविशेषण। इन तीनों को अलग अलग समझेंगे। विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। मान लीजिए यहाँ मनोज हो गया विशेष। विशेषक क्या है? विशेषक माने जो विशेषण। मनोज अच्छा, तो अच्छा हो गया विशेषक या विशेषण, है ना। अब यहाँ कभी कभी बात पूछ ली जाती है कि ये प्रविशेषण क्या है, तो इसको हम समझेंगे। अगला उदाहरण है, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम विशेष हो गया, अच्छा विशेषक या विशेषण हो गया, है ना। और लेकिन ये जो बहुत है, तो बहुत क्या है? यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा, है ना। तो यहाँ विशेषण की जो विशेषता बताएगा वही आपका क्या होगा? प्रविशेषण होगा। वही आपका प्रविशेषण होगा। चलिए देखते हैं हम अगले उदाहरण से। जैसे कोई एक और उदाहरण ले सकते हैं कि मनोज मनोज तेज लड़का है। तो मनोज लड़का है और तेज होना क्या है? उसकी विशेषता है ना। और हम कह दें बहुत तेज लड़का है, तो बहुत उसका क्या हो जाएगा? बहुत प्रविशेषण होगा, और तेज होना उसका विशेषण होगा। तो जो विशेष की विशेषता बताए विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताए, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप प्रविशेषण कहेंगे। चलिए विशेषण के प्रकार देखते हैं बारी बारी से, फिर इनको भी हम समझेंगे। तो विशेषण के आपके मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, और आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या है। तो साथियों, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द आपके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? तो साथियों, इनकी पहचान के लिए हम कैसा, कैसी, कैसे आदि इन प्रश्नवाचक चिन्हों को बोलकर कर सकते हैं। जैसे कैसा लड़का, है ना, कैसी लड़की, कैसा रूप, तो कैसे रंग, तो कैसा, कैसी, कैसे, ये प्रश्नवाचक चिन्हों से हम उसकी विशेषता या उसका विशेषण देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कुछ उदाहरण हैं कि जैसे अच्छा लड़का, कैसा लड़का? अच्छा लड़का। कैसा आदमी? बुरा आदमी। कैसा कुत्ता? काला कुत्ता। कैसी लड़की? सुंदर लड़की। कैसा आदमी? मोटा आदमी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, कैसा या इन सब से ये जो हैं आपके, ये सब विशेषण हैं। कैसे हैं? विशेषण। और देखिए, हमने कहा अच्छा लड़का तो गुण बता रहा है, बुरा लड़का तो दोष बता रहा है, कुत्ता तो काला कुत्ता है तो यहाँ रंग बता रहा है, सुंदर लड़की तो आपका रूप बता रहा है, और मोटा तो आपका आकार बता रहा है ना। अब जैसे कभी कभी कहते हैं दशा की भी बात आ जाती है। दशा, तो दशा में जैसे गर्म दूध, गर्म दूध, है ना। तो दूध की विशेषता कैसा है? गर्म होना। तो यहाँ पर भी उसका क्या हो जाएगा? उसकी दशा बता दी जाएगी। तो हम देखते हैं गुणवाचक के बाद संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण में क्या है? संख्यावाचक विशेषण संख्या का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण आपके 2 प्रकार के होते हैं, निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक में हम 4 प्रकार से उसकी गणना करते हैं। एक तो पहला ही उसका भेद है गणनावाची, दूसरा है आवृत्तिवाची, तीसरा है क्रमवाची, और चौथा है आपका समूह या समुदायवाची। देखिए गणनावाची में हम गिनती को जानते हैं, 1 2 3, ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएंगे जैसे, है ना। और अगर आवृत्ति की बात करेंगे तो गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरीके से चौगुना, है ना। क्रमवाची की बात करेंगे तो पहला क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तो ये क्रम हो गया। और समूह और समुदाय की बात करेंगे तो किसी समूह, है ना, एक के साथ जैसे दोनों,
तीनों, है ना, समूह है, ये चारों पांचों, है ना, समूह है। तो यहाँ समूहवाचक में या समुदायवाचक में आपके जो निश्चय संख्यावाचक आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। तो इस बात को आप रखेंगे याद। गणनावाची में गिनती आएंगी, आवृत्तिवाची में गुना, क्रमवाची में पहला दूसरा स्थान जो आपका आता है वो, समूह और समुदायवाची में आपके दोनों, तीनों, चारों, सभी, ये सब आपके आ जाएंगे। जैसे हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा उदाहरण हो सकता है। 5 किताबें तो निश्चय संख्यावाची हो गया। दोनों आदमी, है ना, तो निश्चित संख्यावाची हो गया। दूसरा बालक, तो ये निश्चित संख्यावाची हो गया। अब हम बात करेंगे अनिश्चित संख्यावाची पर। तो अनिश्चित संख्यावाची में क्या देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाची में उसका कुछ पता नहीं होता है कि कितना संख्या है। तो जैसे इन शब्दों में कुछ है, और आपका कुछ है, बहुत है, अनेक है, आदि इन शब्दों का प्रयोग करके हम अनिश्चित संख्यावाची को देखते हैं। जैसे 5 आदमी आपका कैसा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाची हो जाएगा। और है ना, लेकिन कुछ कुछ कपड़े, थोड़े बच्चे, तो ये अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची। जहां पर हम संख्या दर्शाएंगे वो आपका निश्चित संख्यावाची, और जहां हम आपका जैसे कुछ है, थोड़ा है, कम है, ज्यादा है, ये अनिश्चित संख्यावाची में आ जाएगा। बात करेंगे परिमाणवाची, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण परिमाण, माप, तौल, मात्रा, वजन आदि का बोध कराने वाले शब्द होते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसमें भी साथियों आपका निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दो प्रकार का होता है। तो चलिए दोनों को समझते हैं। निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आपका जैसे संख्याएं आ जाएंगी, 5 लीटर दूध, 1 मीटर। अब देखिए, अगर आपका संख्यावाचक विशेषण पूछेगा तो उसमें कोई ना कोई गिनती या गणना की जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ उसको किसी भी चीज़ को संख्यावाचक में गिन सकते हैं, कोई भी चीज़ गिनी जा सकती है। लेकिन अगर हम परिमाण की बात करेंगे तो वो गिनी नहीं जा सकती, उसको तौला जा सकता है, उसका वजन मापा जा सकता है। तो 5 लीटर दूध, 1 मीटर कपड़ा, तो ये तौला जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये निश्चित है, 1 लीटर, 1 मीटर, है ना। लेकिन जब आपका अनिश्चित संख्यावाची में आएगा तो अनिश्चित प्रमाण बोधक होते हैं, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, कुछ आदि। अब जैसे थोड़ा कपड़ा, कुछ पानी, है ना, थोड़ा कपड़ा, कुछ पानी, ये आपका किस में आ जाएगा साथियों, ये आपका अनिश्चित संख्यावाची में आ जाएगा। चलिए देखते हैं संकेतवाचक विशेषण क्या होता है। तो संकेतवाचक विशेषण में सार्वनामिक विशेषण है, तो संकेतवाचक विशेषण में देखते हैं साथियों इसमें कि संकेत का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं आपके, वो है ना, वो किस में आ जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण में आ जाते हैं। जैसे ये है, यह है, वह है, ये है, वे हैं, वो हैं आदि, ये सभी आपके सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक में आते हैं। उदाहरण हम देखते हैं, यह किताब मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यह और वह, ये आपका संकेतवाचक विशेषण हो गया। लेकिन याद रखेंगे संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है, ये यह और वह आपके पुरुषवाचक विशेषण में भी कभी कभी प्रयोग होते हैं, और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं, है ना। पुरुषवाचक आपका जो सर्वनाम है उसमें प्रयोग होते हैं। तो यहाँ आपके ये क्या है, यह और वह, ये सार्वनामिक या संकेत कर रहे हैं, यह किताब मेरी है। लेकिन याद रखें ये कब आपका संकेतवाचक विशेषण होंगे, जब ये संज्ञा से पूर्व प्रयोग होंगे। जब कभी भी सर्वनाम, बेसर्वनाम, है ना, कभी संज्ञा से पूर्व प्रयोग होते हैं तो सार्वनाम विशेषण के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर नोट है, उसको आप समझ लेंगे। तीनों बातें एक साथ यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे जब इन सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा से ठीक पूर्व संकेत के रूप में हो, तब ये सार्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अन्यथा के अर्थ में व्यक्ति विशेष के स्थान पर, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम एवं वस्तु एवं स्थान के स्थान पर निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। तो यह और वह जब संज्ञा से पूर्व होंगे तो संकेतवाचक में होंगे। चलिएगा हम व्यक्तिवाचक विशेषण को भी देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण में संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, जैसे धर्म से धार्मिक, इतिहास से ऐतिहासिक, जयपुर से जयपुरी, भारत से भारतीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, ये सब व्यक्तिवाचक हो गया। माने संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा शब्दों से माने कि कोई भी नाम है, जैसे धर्म क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इतिहास भी एक संज्ञा है, जयपुर एक स्थानवाचक संज्ञा है ना। तो यहाँ पर ये सभी आपका क्या हो जाएगा, ये आपके सभी व्यक्तिवाचक विशेषण, संज्ञा से आपका विशेषण बनाना आपका व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अब हम देखेंगे विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। तो मूलतः 3 अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और आपका उत्तमावस्था। तो आप देखेंगे मूलावस्था में निम्न, उच्च, सुंदर,
ये आपके सभी मूल अवस्था में ही आएंगे, है ना। उत्तरावस्था में क्या हो जाता है, जहाँ कोई तुलना नहीं है वह मूल अवस्था है, जहाँ दो संज्ञा शब्दों में तुलना है, जैसे निम्नतर, उच्चतर, सुंदरतर या से सुंदर, ठीक है, से निम्न या से उच्च। तो से का प्रयोग या तर का प्रयोग उत्तरावस्था में होगा, और उत्तमावस्था में सब में तुलना हो जाती है, सबसे। सबसे निम्नतम माने उच्चतम, सुंदरतम माने सबसे अच्छा या सबसे सुंदर। तो यहाँ सबसे या तम जो प्रयोग होगा वो उत्तम अवस्था में होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये विशेषण की मूल तीन अवस्थाएं हैं। विशेषण के भेद आपके कौन कौन से दो हैं वो भी समझते हैं। तो विशेषण के मुख्यतः दो भेद होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इससे पहले इसको समझने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं, जैसे कि आपका वाक्य होता है कर्ता कर्म क्रिया। जो आपका कर्ता होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के द्वारा जो कुछ भी क्रिया या कार्य किया जाता है उस पूरे को हम क्या कह देते हैं, विधेय कह देते हैं। जैसे कि अंग्रेजी में आप लोग पढ़ते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वही कर्ता को सब्जेक्ट और कर्ता के बाद जो भी रहता है वो प्रेडिकेट है। तो विधेय वही है, वही विधेय है। वाक्य में कर्ता, उद्देश्य एवं कर्ता के बारे में कहा गया कथन आपका क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो अब उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को आप आसानी से समझ सकते हैं। देखें उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण संज्ञा या सर्वनाम माने कि कर्ता या उद्देश्य से पूर्व लगकर उद्देश्य की विशेषता बताने वाला शब्द उद्देश्य विशेषण। कर्ता या उद्देश्य की विशेषता बताने वाला ये उद्देश्य विशेषण होगा। और विधेय विशेषण क्या होगा, विधेय से पूर्व लगकर विशेषता बताने वाले शब्द को, कर्म या क्रिया जिसको हम विधेय कह देते हैं, विधेय से पूर्व लगकर विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, विधेय विशेषण कहेंगे। उदाहरण है यहाँ देखते हैं, अच्छे बच्चे अच्छी किताबें पढ़ते हैं। जब बच्चों के लिए ये अच्छे प्रयोग हुआ है, ये आपका उद्देश्य विशेषण है, और अच्छी किताबें पढ़ना विधेय विशेषण के अंतर्गत आएगा। उसी तरीके से बुद्धिमान लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, तो लोगों का, लोग कौन है, कर्ता है, तो बुद्धिमान लोग हैं, तो ये उद्देश्य विशेषण है। और धार्मिक पुस्तकें ये आपका विधेय की ये विशेषता बता रहा है, तो विधेय विशेषण है। तो उसी तरीके से उद्देश्य अच्छे जो यहाँ दिखाए गए हैं, अच्छे उद्देश्य विशेषण, अच्छी विधेय विशेषण, बुद्धिमान उद्देश्य विशेषण और धार्मिक विधेय विशेषण। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और यदि आप सबको ये सब बातें हमारी समझ में आ रही हैं और आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिएगा हम समझते हैं अब क्रिया क्या है। हमने आपको अभी विशेषण बताया, अब हम बात करेंगे क्रिया। तो साथियों वह शब्द जो किसी कार्य का होना या करना बताता है वह क्रिया कहलाता है ना। क्रिया को धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। तो क्रिया क्या, क्रिया से किसी कार्य का होना या, है ना, होना या करना दिखाते हैं या पाया जाता है। ठीक है साथियों, अब हम कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद पाते हैं। कौन सा, एक तो सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में, सकर्मक माने जब क्रिया में कर्म होगा, तो क्रिया जब कर्म होगा तो क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, और क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, जब कर्म है तभी तो सकर्मक है। सा माने सहित और कर्म माने कर्म सहित, है ना। सा माने सहित और कर्म माने सकर्मक हो गया, है ना, जिसमें कर्म साथ में हो, और जिसमें लिखना है, पढ़ना है, खाना है, पीना है, इन सभी में क्या होता है, ये सभी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। अगला है अकर्मक क्रिया। कौन सा है साथियों, अगला है आपका अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्ता पे। और यह अकर्मक माने कर्म रहित होगा, कर्म अमाने नहीं, कर्म माने जिसमें नहीं होगा। अब जैसे वो कुछ क्रियाएं हैं, चलना, सोना, उठना, उड़ना, बैठना आदि, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अब जैसे हम आपको सकर्मक और अकर्मक में पहचान के लिए एक नोट है, क्या से प्रश्न करके प्रश्न बना लेते हैं। यदि क्रिया के साथ क्या प्रश्न करके जवाब आए तो क्रिया सकर्मक है, अन्यथा के अर्थ में अकर्मक है। जैसे मैंने कहा क्या लिखना, जैसे क्या लिखना, तो आपको जवाब मिलेगा पत्र लिखना। क्या पढ़ना, तो आपको जवाब मिलेगा किताब पढ़ना। क्या खाना, जैसे हम आपको कहेंगे सेब खाना। क्या पीना, जैसे हम आपको कहेंगे पानी पीना। देखना, क्या देखना, चित्र देखना। तो ये इन सब का जवाब मिला। अब हम देखते हैं, चलिए इनके साथ, क्या चलना, क्या चलना नहीं जवाब आया। क्या सोना, क्या उठना, क्या उड़ना, क्या बैठना। तो क्या से जिनका सब जवाब नहीं मिलेगा वो सभी अकर्मक में आएंगी, और
किया प्रश्न करके आपको जवाब आसानी से मिल रहा है तो वो सकर्मक में आएंगी। तो आशा है यह बात आपको समझ में आई है। तो अगला हम पद परिचय से क्रिया पहचानेंगे। पद परिचय के आधार पर क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, इस बात को हम जानेंगे। देखेंगे उदाहरण क्या है। मनोज खाना खाता है, भैया खाता है मनोज करता है, खाना क्रिया है तो सकर्मक हो गया। सीता गीत गाती है, गीत गा रही है तो सकर्मक हो गया। रमेश सोता है, अकर्मक हो जाएगा क्योंकि क्रिया भी अकर्मक है ना। और मीरा गांव जाती है, सकर्मक हो जाएगा, कर्म दिया है, गांव है, गीत है, खाना है, ये कर्म है तो सकर्मक हो गया। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये अकर्मक माना गया है। अब जैसे देखिए उड़ने वाले कौन है, पक्षी, लेकिन उड़ कहाँ रहे हैं, आकाश में। तो देखिए में विभक्ति का प्रयोग जो होता है अधिकरण कारक में होता है, तो ये कर्म कारक ना होकर, ये कर्म कारक ना होकर अधिकरण कारक होगा, इसलिए ये यहाँ पर अकर्मक है क्योंकि कर्म नहीं है, यहाँ अधिकरण है, यहाँ कर्म ना होकर अधिकरण है। अगला है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भर रहा है, भर कौन रहा है, घड़ा है ना। अब बूंद बूंद से ये कर्ण कारक हो गया, के द्वारा, कर्ण से के द्वारा, तो यह कर्ण कारक हो गया, कर्म है ही नहीं इसलिए अकर्मक हो गया। अगला है पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता अलग हो रहा है, अपादान कारक होता है, जहाँ से कोई है ना स्थिर चीज, स्थिर जो वस्तु है उससे कोई अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है। अब अकर्मक क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है, यहाँ अपादान कारक है, तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं तो कि सकर्मक अकर्मक क्या है, ये आपके पद परिचय के स्थान पर भी प्रयुक्त इस तरीके से हो जाते हैं। तो आपके ये आपके पांचवा छठा सातवां उदाहरण है, ये आपका इस तरीके से अकर्मक है क्योंकि यहाँ पर अन्य कारकों का प्रयोग हुआ है। आपका पक्षी आकाश में उड़ रहा है अधिकरण कारक में, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है आपका कर्ण कारक में, और पेड़ से पत्ता गिरता है ये आपका अपादान कारक में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये अकर्मक है। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला। अगला हम सकर्मक के भेद देखेंगे। सकर्मक के दो भेद होते हैं, एक तो एक कर्मक और एक द्विकर्मक। सकर्मक कैसे होते हैं, एक कर्मक वाक्य होता है क्रिया और द्विकर्मक जिसमें क्रिया दो कर्म होते हैं। अब जैसे मुख्य कर्म और गौण कर्म। देखिए मुख्य कर्म क्या होता है, क्रिया से ठीक पहले होगा, क्रिया से ठीक पहले आपका मुख्य कर्म होगा और निर्जीव होगा। मुख्य कर्म कैसा होगा, सदैव निर्जीव होगा और को विभक्ति रहित होगा, को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा निर्जीव वाली वस्तुओं में। गौण कर्म क्या होगा, मुख्य कर्म जो है उससे पूर्व होगा, सजीव होगा और को विभक्ति सहित होगा। तो देखिएगा यहाँ पर हम वाक्यों को समझते हैं। अब देखिए यहाँ हमने सबसे पहले बात करी कि अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ाया, अध्यापकों ने छात्रों को पढ़ाया। देखिए पढ़ाने से पहले ये छात्रों को क्या है, ये मुख्य कर्म है। क्रिया से पूर्व जो होगा, बिल्कुल पूर्व जो होगा वो आपका मुख्य कर्म होगा, तो एक कर्मक हो गया क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। अब अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, ये भी एक कर्मक है। अध्यापक ने क्या पढ़ाया, हिंदी, तो ये भी मुख्य कर्म है, छात्रों भी मुख्य कर्म है। अगला आपका आता है अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखिए द्विकर्मक हो गया ये, क्यों, पढ़ाई क्या, हिंदी, तो ये मुख्य कर्म हो गया, और छात्रों को तो क्या हो गया, ये आपका गौण कर्म हो गया, और गौण कर्म हमेशा सजीव होगा। छात्रों को पढ़ाया और को विभक्ति भी देखो लगी है, को विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये छात्रों गौण कर्म हो जाएगा, हिंदी पढ़ाई, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। अगला है मीरा ने गीत गाया, एक कर्मक हो गई, गीत गाया। मोहन ने गाय को चारा दिया। देखिए गाय भी सजीव है, चारा कैसा है, निर्जीव है, तो चारा और गाय, चारा मुख्य कर्म हो गया और गाय गौण कर्म हो गया। अब देखेंगे अगला क्या है इसमें, अगला है राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दी। तो देखिए गाय क्या है, आपका मुख्य कर्म हो गया, ब्राह्मण गौण कर्म हो गया, लेकिन ये एक कर्मक फिर भी हमने माना है। फिर क्यों माना है, जब ब्राह्मण है, इस बात को समझेंगे। देखिए साथियों, जब कभी भी हम दान किसी को दें, पुरस्कार दें, भेंट दें या उपहार दें, तो ऐसी वस्तु, ऐसे स्थान पर जो चीज़ हम दी जाती है ना, फिर हम उसको वापस नहीं लेते हैं। उस स्थिति में जो गौण कर्म होता है, हमारा द्वितीय कर्म जो गौण कर्म होता है, वो हमेशा संप्रदान कारक के माना जाता है। क्या माना जाता है, संप्रदान कारक। अब जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दान दिया, तो राजा ने ब्राह्मण के लिए दिया, किसके लिए दिया, ब्राह्मण के लिए। तो यहाँ गौण कर्म, इस गौण कर्म को कर्म न मानकर संप्रदान मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, संप्रदान। इस कारण यहाँ कर्म नहीं होगा, एक कर्म ही होगा, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, एक कर्मक क्रिया। अब हम साथियों पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो चलिएगा, प्रयोग के आधार पर क्रिया के साथियों 5 भेद होते हैं। कितने, अब रचना के आधार पर भी मान लें तो 8 हो जाते हैं। जैसे आपका एक तो आ जाता है
सजाती क्रिया एक आ जाता है, कृदंत क्रिया एक आ जाता है, सहायक क्रिया, ये रचना के आधार पर 3 और मिल जाते हैं, है ना? उसके बाद मिलकर ये 8 हो जाते हैं। प्रयोग के आधार पर पूछेगा आपसे कोई तो ये 5 ही होंगे। एक तो पहला है सामान्य क्रिया, कौन-सा है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया जहाँ कर्ता के द्वारा एक क्रिया है ही की जाए, वहाँ सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खाता है, मैं आगरा गया, तुम आए, तो यहाँ एक कर्ता के द्वारा एक क्रिया की जा रही है, वहाँ आपका सामान्य क्रिया हो जाएगी। बात करें संयुक्त क्रिया, तो साथियों संयुक्त क्रिया में जहां कर्ता के द्वारा 2 या अधिक क्रिया की जाए, जैसे मोहन रामायण पढ़ने लगा, पढ़ना क्रिया होगा, लगना भी क्रिया है, देखने लगा, है ना, देखना क्रिया है, लगना क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया हो गई जहां एक कर्ता के द्वारा, है ना, 2 क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो रही हैं, वहां पर आपका संयुक्त क्रिया। अगला है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण पदों से जो बने शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाँ, वो आपके क्रिया बनाते हैं, उनको हम नाम धातु क्रिया कह देते हैं। जैसे एक हाथ शब्द है, हाथ संज्ञा हो गया हथियाना, शर्म भाववाचक संज्ञा हो गया शर्माना, बात है ना, बात क्या है? बात आपका भाववाचक संज्ञा है, तो क्या हो जाएगा ये बात, तो अब बतियाना। तो जहाँ संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से क्रिया पद बनाए जाएं, वहाँ हो जाएगा आपका नाम धातु क्रिया। अब हम बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। किसकी बात करेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। तो साथियों प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ क्रिया की किसी की प्रेरणा से होती है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन ने पाठ पढ़वाया, मोहन ने पाठ पढ़वाया, सीता ने कार्य कराया, तो यहाँ प्रेरणा है, सीता प्रेरणा स्रोत है, जो करने वाला है वो आपका, हाँ, पढ़वाया कराया, तो वो प्रेरक व्यक्ति है। तो कुल मिला के प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ किसी के द्वारा किसी से कार्य कराया जाए प्रेरणा के माध्यम से, तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया, जैसे कोई क्रिया हो रही है उससे पहले भी कोई क्रिया हो गई होती है, वहाँ आपकी पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे मनोज अभी सोकर उठा, अभी उठा है, उससे पहले वो क्या कर रहा था? सो रहा था, सोकर उठा है ना। सीता पढ़कर सो गई, सीता सो गई है, अब उससे पहले क्या किया उसने? पढ़कर सो गई है, तो सोकर, पढ़कर, नहाकर, धोकर, है ना, जाकर, खाकर, इस तरीके से जो कर प्रत्यय लगाकर जो आपकी क्रियाएं बनती हैं वो पूर्वकालिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों आज हमने जो बेकारी शब्द हैं हमारे, उन बेकारी शब्दों में विशेषण और क्रिया को पढ़ा। इससे पहले हमारे संज्ञा और सर्वनाम, बेकारी शब्दों की संख्या 4 है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जिनको आज हमने पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया है। तो साथियों आशा करते हैं यह है हमारा जो आज का वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके लिए सहायक सिद्ध है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को पसंद किए हैं तो आप अपने साथियों तक भी शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।